ने टेरर फंडिंग के अपने सारे आरोप और गुनाह कबूल लिए और यासीन मलिक को पाकिस्तान से पैसा लेकर जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का दोषी पाया गया है। अब से थोड़ी देर में यासीन मलिक को सजा सुनाई जाएगी और इस मामले में दो ही सजा हो सकती है, या उम्र कैद या फिर सजाए मौत। ये जो शख्स आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, यासीन मलिक, 1989 और 90 में यासीन मलिक पर कई बड़े आरोप लगे। उस समय भारत के जो गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बिटिया रुबैया सईद के अपहरण का मामला, और रुबैया सईद को रिहा करने के लिए 5 दुर्दांत आतंकवादी छोड़े गए थे। उसके अलावा 1990 में भारतीय वायुसेना के 4 निहत्थे अधिकारियों की निर्मम हत्या का आरोप भी यासीन मलिक पर लगा था। वो अलग मामला चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी संजय शर्मा राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अशरफ वानी मेरे सहयोगी कश्मीर घाटी से जुड़ रहे हैं। लेकिन संजय, पहले आपके पास एकाएक सुरक्षा बढ़ाई गई, अब कितनी देर में सजा का ऐलान होगा और क्या क्या बिंदु जज साहब अपने जहन में रखेंगे सजा सुनाते हुए? हम यूं तो कोर्ट के बाहर है, लेकिन हमारी निगाह अंदर तक है, और जहां इसी रास्ते से जिस समय सजा सुनाने से पहले अदालत यह आदेश करेगी कि मुजरिम को कोर्ट में पेश किया जाए, और फिर यहीं से हवालात से उन्हें निकालकर यहां से पुलिस बल पूरी सुरक्षा के साथ ले जाएगा। जहां तक सुरक्षा की बात है तो पटियाला हाउस कोर्ट के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें बहुत सारे हथियारबंद पुलिसकर्मी यहां पर और अर्धसैनिक बलों के जवान यहां पहुंच चुके हैं। यानी चारों ओर कड़ी सुरक्षा की गई है। और जहां ये गाड़ियां लगी हुई दिखाई दे रही, मैं अपने कैमरामैन विनोद से कहूंगा, जहां ये गाड़ियां दिखाई दे रही हैं वही हवालात है। वहीं से सारे कैदियों को शाम होने के बाद जिन जिन की सुनवाई हो और जिन्हें सजा मिल गई हो वो सारे लोग यहीं से ले जाए जाते हैं। यासीन मलिक को भी यहीं से ले जाया जाएगा। यानी सुरक्षा इतनी चाक चौबंद रहती है कि चारों ओर पुलिसकर्मी तैनात होते हैं और बस सीधा अंदर तक जाती है, और उसमें भी एक जालीदार एक सुरंग सी लगाई जाती है जिससे कि वो ना इधर उधर देख सके, सीधा उन्हें बस के अंदर घुसने के लिए दिया जाता है और उसके बाद यहां से उसे ले जाते हैं। लेकिन जहां तक सजा की बात है, और मैं अगर मेरी याददाश्त सही है तो जो आपने जिक्र किया कि जिन 5 लोगों को रुबैया सईद को छोड़ने के खिलाफ छोड़ा गया था, उस समय की सरकार ने छोड़ा था, उनमें से ही 2 लोग उस जो हवाई जहाज का अपहरण हुआ था उसमें भी वो लोग शामिल थे, जिस पे आपने किताब भी लिखी थी गौरव। और साथ ही ये जहां तक सजा की बात है तो इसमें मेरा अब तक का जो अनुभव है और जो बड़े कानून के जानकारों से हमारी बात हुई है उसमें उनका ये कहना है कि ये बहुत दुर्दांत किस्म का मामला है, और लेकिन इसमें ज्यादा उम्मीद ये लग रही है कि सजाए मौत की बजाय कोर्ट इसमें उम्र कैद की सजा तय करेगा इनके लिए। लेकिन एनआईए के अधिकारियों का साफ कहना है कि अगर उम्र कैद की सजा होती है तो वो इसे हाई कोर्ट में चुनौती जरूर देंगे, क्योंकि उन सिर्फ अपने आप को गांधीवादी कहने से उन परिवारों पर मरहम नहीं रखा जाएगा जिनके लोगों की जिन यासीन मलिक और इनके गुर्गों ने, इनके प्यादों ने हत्या की, और ऐसे मासूम निहत्थे लोगों की जिनमें 4 वायुसेना के अधिकारी भी शामिल थे। तो उन लोगों के परिवार जो उजाड़े हैं इन लोगों ने, उसकी सजा सिर्फ उम्र कैद नहीं बल्कि ऐसी सजा होनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखें और इस तरह के काम करने से पहले आतंकवाद पर अंकुश लगाने में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। रहिए मेरे साथ संजय। अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अशरफ, आप दशकों से आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की मुहिम है उसकी रिपोर्टिंग करते आए हैं। कश्मीर घाटी में बहुत कम लोग हैं जो आपसे ज्यादा अनुभव रखते होंगे संभवतः। अशरफ, यासीन मलिक को अगर 89-90 के दशक से देखा जाए और अब तक का जो यासीन मलिक का सफर रहा है, किस तरह से आप उसका आकलन करेंगे? गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा कि यासीन मलिक को एक शय जाता है कि जब 1988 में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत, अलगाववाद की शुरुआत हुई थी, तो उन 5 लोगों में वो पहला सदस्य था जिन्होंने सीमा पार करके पाकिस्तान से प्रशिक्षण लिया था।
हाजी के नाम से वो ग्रुप जाना जाता था, जिसमें 4 लोग जो बाकी हैं वो चारों जो है मारे गए मुठभेड़ों में, जबकि सिर्फ यासीन मलिक मात्र एक शख्स है जो उनमें से जिंदा है। वो उन 5 युवकों की कहानी है जो सीमा पार गए थे तब जम्मू कश्मीर में चुनावों के बाद। सईद सलाहुद्दीन का इलेक्शन एजेंट था, यासीन मलिक एक युवा था, बहुत छोटा नौजवान लड़का जो उसके उस चुनाव में जो उसका एक पॉलिटिकल एजेंट था। ये उसके बाद जो है यासीन मलिक 1986 जब आतंकवाद की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई, अलगाववाद की शुरुआत हुई, सबसे पहले और सबसे ज्यादा सक्रिय जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ही था, और उसके बाद बाकी सब जो संगठन आए वो सामने आए। तो सबसे पुराना और सबसे पहला संगठन जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का। दूसरी तरफ और एक बात भी ये भी है कि सबसे पहले जो यूनिटेरल सीज फायर या हम कहें कि एक तरफा जंगबंदी का ऐलान किया वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ही था। एक जमाने में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तोती न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में और लंदन से लेकर अमेरिका तक बोलती थी। धीरे धीरे ये पूरा संगठन जो है हाशिए पर आ गया। हाँ, इतना जरूर है कि 90 के दशक में सबसे ज्यादा गतिविधियां जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की ही थी, लेकिन 1996 में जो सीज फायर किया है उसके बाद बिल्कुल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का कोई भी आतंकी जो है किसी भी आतंकी वारदात में शामिल नहीं रहा और ना ही उनके पास हथियार थे। और वही दलील जो है आज यासीन मलिक ने कोर्ट में दी। और यह भी एक हकीकत है कि अलग अलग सरकारों ने यासीन मलिक के साथ सीधे तौर पर संवाद किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे, जिसमें इंद्र कुमार गुजराल भी थे, जिसमें देवी गौड़ा भी थे। और यहां तक कि मैं पाकिस्तान गया था जब पहली बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 2004 में गई थी, जब उनको सरकार की तरफ से इजाजत मिली थी मनमोहन सिंह की सरकार में, और तब जो है वहां पर भी जो मैंने यासीन मलिक का देखा कि उन्होंने पूरी तरह से डिस्टेंस रख ली और अपनी एक लाइन खींच ली कि जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है वो पाकिस्तान परस्त या पाकिस्तान समर्थक संगठनों से अलग है।